गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। कक्षा 12 में जेनेटिक इंजीनियरिंग चल रहा है और हम उसको फिर से देखेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। देखिए 1970 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने परख नली में कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया था। किससे? ईस्ट की कोशिका से कृत्रिम जीन का संश्लेषण उन्होंने किया था, जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को आधार प्रदान करता है। यानी 1970 में 1970 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ये आपको याद रखना है, हरगोविंद खुराना ने ईस्ट से कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया। ठीक है, इन्होंने कृत्रिम जीन का निर्माण करवाया था इन परख नली में। परख नली का मतलब प्रयोगशाला में। ठीक है, तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एक तरह से स्तंभ है और बायोलॉजी की जो नवीन शाखाएं हैं उसमें बायोटेक्नोलॉजी को सबसे आगे माना गया है। बायोटेक्नोलॉजी का उद्देश्य क्या होता है? विभिन्न सजीवों की आनुवंशिकता में, उनकी गुणवत्ता में सुधार करना। बायोटेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? बायोटेक का देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो बायोटेक में ही आती है और इसका बायोटेक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि सजीवों की आनुवंशिकता में उसकी गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है, सुधार करना यानी उसको उन्नत बनाना। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी के इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक तकनीकों को अपनाया जाता है। कौन सी वो तकनीक है, टेक्निक्स जो हैं वो हैं जिससे कि सजीवों की आनुवंशिकता में उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। तो वो कुछ टेक्निक जो हैं वो क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग और डीएनए क्लोनिंग जो तकनीकें हैं, इसके लिए तकनीकें कौन सी हैं? एक तो है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, और दूसरी कौन सी है? डीएनए क्लोनिंग। डीएनए का क्लोन बनाया जाता है। तो बायोटेक का मुख्य उद्देश्य क्या है? सजीवों की आनुवंशिकता की गुणवत्ता में सुधार करना और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ तकनीकों को काम में लिया जाता है। वो तकनीक कौन सी है? जेनेटिक इंजीनियरिंग और डीएनए क्लोनिंग। देखिए, किसी भी जीव के मूल डीएनए में, कोई भी जीव है उसका जो मूल डीएनए है उस मूल डीएनए में हेर फेर किया जाता है। कैसे? उस डीएनए में बाहरी डीएनए को जोड़ने से किसी भी जीव के मूल डीएनए में बाहरी या विजातीय, इसको हम विजातीय डीएनए भी कहते हैं, विजातीय डीएनए जोड़ने से उत्पन्न परिवर्तित डीएनए क्या कहलाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। ठीक है, अगर आपसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए की परिभाषा पूछ ली जाए तो आपको यही बताना है कि किसी भी जीव के मूल डीएनए में बाहरी या विजातीय डीएनए जोड़ने से उत्पन्न परिवर्तित डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। यानी कि उस जीव का मुख्य डीएनए तो होता ही होता है, उसके अलावा एक दूसरा डीएनए जिसे हम फॉरेन डीएनए यानी विजातीय या विदेशज डीएनए भी कहते हैं, उसे हम बाहरी डीएनए भी कहते हैं, उसको जोड़ा जाता है। फिर जो रेप्लिकेट से नया डीएनए उत्पन्न होता है उस नए डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी पुनर्योजी डीएनए कहा जाता है। आगे देखिए, एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है पॉल बर्ग। इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग का ये जनक है। ठीक है, पॉल बर्ग कौन है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का जनक है, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है। इन्होंने क्या काम किया था? इन्होंने लैम्डा फेज की सहायता से, इन्होंने लैम्डा फेज
की सहायता से, ठीक है। लैम्डा फेज क्या है, एक वेक्टर है, तो लैम्डा फेज की सहायता से SV14, ठीक है, इसे सीमियन, इसे क्या कहते हैं, सीमियन, और इसको हम क्या कहेंगे, वायरस, ये सीमियन वायरस है, ठीक है, सीमियन वायरस। इन्होंने लैम्डा फेज की सहायता से सीमियन वायरस की जीन को ई कोली में ट्रांसफर किया था, कि जीन को ई कोली में ट्रांसफर किया था, ठीक है। सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण काम किया गया था वो पॉल बर्ग के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग का जनक कहते हैं। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने लैम्डा फेज की सहायता से SV40, जिसका नाम है सीमियन वायरस, ठीक है, इसकी जीन को ई कोली में ट्रांसफर किया, ठीक है। लैम्डा फेज क्या है, एक वेक्टर है, इस वेक्टर की सहायता से दूसरी कोशिका में जो है बाहरी डीएनए को ट्रांसफर किया, ठीक है। तो ई कोली में जब इसको ट्रांसफर किया गया, उससे जो आगे डीएनए के क्लोन बने, उन सभी डीएनए क्लोन को हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेट डीएनए कहते हैं। देखिए, पॉल बर्ग को इस प्रकार के कार्य के लिए 1980 में नोबेल प्राइज मिला था। पॉल बर्ग को 1980 में नोबेल प्राइज दिया गया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग की अवधारणा जीवाणुविक अनुसंधान की दो महत्वपूर्ण खोजों से प्रेरित है। कौन कौन सी खोजें हैं वो देखिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो मूलतः कौन सी अवधारणाओं से प्रेरित है, या हम ये कह सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की अवधारणा जीवाणुविक अनुसंधान में की गई दो महत्वपूर्ण खोजों का परिणाम है, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की अवधारणा, ठीक है, किसका परिणाम है, जीवाणुविक अनुसंधान में की गई दो महत्वपूर्ण खोजों का परिणाम है, ठीक है। यानी अवधारणा किस पर बेस्ड है, ये जीवाणुओं से रिलेटेड दो खोजें की गई थी, उन पर आधारित है। पहली क्या है, पहली ये है कि बैक्टीरियल कोशिका से मुख्य डीएनए के अलावा बैक्टीरियल सेल से मुख्य डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड, बैक्टीरियल कोशिका से मुख्य डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा में लिखेंगे यहाँ पर बैक्टीरियल कोशिका में मुख्य डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर प्लाज्मिड की उपस्थिति, ठीक है। एक तो ये खोज इसकी महत्वपूर्ण है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, और यह गुणसूत्र डीएनए या मुख्य गुणसूत्र के साथ बैक्टीरिया में मल्टीप्लिकेशन करता है, ठीक है। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे अब यहाँ पर आपको क्या चीज़ याद रखनी है। देखिए, हम दो शब्दों का यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। पहला तो है प्लाज्मिड और दूसरा है एपिसोम, ठीक है। अगर हम साइंस के हिसाब से देखें तो दोनों शब्द जो है वो अलग अलग हैं। कैसे? देखिए, प्लाज्मिड जो है, जब प्लाज्मिड अकेला या स्वतंत्र क्या करे, रेप्लिकेट हो, ठीक है, अकेला स्वतंत्र रेप्लिकेट हो, ठीक है। और एपिसोम कब कहेंगे प्लाज्मिड को, जब यह मुख्य डीएनए से जुड़कर या इसका एक भाग होकर रेप्लिकेट हो, ठीक है।
देखिए दोनों ही क्या है, वेक्टर हैं। जब देखिए स्वतंत्र रूप से अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल कोशिका में प्लाज्मिड होता है, ठीक है, जो कि एक वेक्टर है। और प्लाज्मिड क्या है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है। किसी भी जीवाणु कोशिका में अगर देखें, हम अगर एक स्पेसिफिक नाम नहीं दे करके हम ये कहें कि बैक्टीरियल कोशिका में मुख्य डीएनए के अलावा भी एक डीएनए सूत्र और होता है, उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। लेकिन उसको हम प्लाज्मिड कब कहते हैं, जब वो उस कोशिका में स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेट हो या गुणन कर सकता हो, ठीक है। लेकिन अगर वही एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर या प्लाज्मिड उस बैक्टीरियल कोशिका के मुख्य डीएनए के साथ संयुक्त होकर फिर आगे रेप्लिकेट होता है, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, एपिसोम कहते हैं, यानी कि अधिकाय कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो मूल बात क्या है, मूल बात ये है कि बैक्टीरियल कोशिका में मुख्य डीएनए के अलावा भी एक और डीएनए सूत्र होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, और उसकी उपस्थिति इसके अंदर होती है। और यह प्लाज्मिड अकेला जब गुणन करता है तो प्लाज्मिड कहलाएगा, और अगर ये मुख्य डीएनए के साथ जुड़कर फिर गुणन करता है तो ये एपिसोम कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरी जो खोज है वो है इसमें नंबर 2। पहली तो आपको समझ में आ गई होगी। नंबर दूसरी ऐसी खोज कौन सी है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का आधार तय करती है, ठीक है, और वो है एंजाइम रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की उपस्थिति। कौन से एंजाइम की उपस्थिति, एंजाइम एंडोन्यूक्लिएज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है, एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की उपस्थिति, ठीक है। इसे हम प्रतिबंधित एंजाइम भी कहते हैं, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज कहते हैं, न्यूक्लिएज, ठीक है, ये इसका नाम है। क्लियर। देखिए इसकी उपस्थिति होती है। अब ये करता क्या है, ये करता है डीएनए को विशिष्ट स्थलों से तोड़ देता है, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम है डीएनए को विशिष्ट स्थलों से तोड़ना। देखिए एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम या हम बात करें एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम, ठीक है, या हम बात करें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, तो लगभग देखने से तो हमें यूँ लग रहे हैं कि सारे के सारे क्या करते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड है उसको काटने का काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको इन दोनों में थोड़ा सा अंतर बता देता हूँ। एक तो होता है एंडोन्यूक्लिएज और दूसरा होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए जो एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है वो डीएनए के सिरों को छोड़कर, ठीक है, डीएनए के सिरों को छोड़कर उसे कहीं से भी काट सकते हैं, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस का काम क्या है, सिरों को छोड़कर कहीं से भी काट देना, किसको, डीएनए को। और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का काम क्या है कि यह डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर ही काटता है। देखिए नहीं, जो हाँ ठीक है, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो विशिष्ट क्षार क्रम पर ही काटता है, यह विशिष्ट क्षार क्रम को ही काटता है, ठीक है। आसान भाषा में हम इसे ऐसे समझ सकते हैं। ये तो कहीं से भी काट सकता है, केवल किनारों पर छोड़कर, यानी कि सिरों पर छोड़कर। क्लियर। और जो ये वाला है नीचे वाला, जिसे हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कह रहे हैं, ये डीएनए अणु को विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड क्रम पर काटता है, जो विशिष्ट क्षार क्रम होता है वहां से इसको काटता है। तो देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की अवधारणा दो खोजों पर आधारित है।
पहला, प्लाज्मिड की उपस्थिति बैक्टीरियल कोशिका में, जो कि मुख्य डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, उसे हम एपिसोम तब कहते हैं जब वह मुख्य डीएनए के साथ जुड़कर फिर रेप्लिकेट होता हो। अगर वो अकेला स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेट हो रहा है तो वो प्लाज्मिड कहलाता है। दूसरी खोज क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की उपस्थिति होती है, जो कि डीएनए को विशिष्ट स्थलों से तोड़ता है। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए के सिरों को छोड़कर कहीं से भी बीच में से काट सकता है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड क्रम पर ही काटता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, इन दोनों खोजों के बाद अब बात कर लेते हैं हम डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, ठीक है। वैसे तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक मुख्य स्तंभ माना जाता है किसका? जेनेटिक इंजीनियरिंग का। तो किसी भी जीव के डीएनए में हेरफेर करने के लिए या हेरफेर के लिए आवश्यक प्रभावी उपक्रम क्या कहलाते हैं? किसी भी डीएनए, किसी भी जीव के डीएनए में हेरफेर के लिए, ठीक है, हेरफेर के लिए आवश्यक प्रक्रम क्या कहलाते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाती है, ठीक है। क्लियर? किसी भी जीव के डीएनए में हेरफेर के लिए आवश्यक जो प्रक्रम अपनाए जाते हैं, जो तकनीकें अपनाई जाती है, उन तकनीकों को ही या उस तकनीक को ही हम क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब देखिए, ये तो इसका अर्थ हो गया, लेकिन अगर हम इसकी बात करें, जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से मतलब क्या है कि जीनों के हेरफेर द्वारा किसी भी जीव की आनुवंशिकता में उपयोगी परिवर्तन करना, ठीक है। किसके द्वारा? जीनों के हेरफेर द्वारा, जीनों के हेरफेर द्वारा किसी भी जीव की आनुवंशिकता में उपयोगी परिवर्तन करना, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, होती है। क्लियर? यहां पर तो क्या है, किसी भी जीव के डीएनए के हेरफेर के लिए जो तकनीक अपनाई जाती है, वो तकनीक क्या कहलाती है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाती है, ठीक है। और जीनों के हेरफेर द्वारा किसी भी जीव की आनुवंशिकता में उपयोगी परिवर्तन करना जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किसका एक भाग है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही एक भाग है, ठीक है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग किसका भाग है? बायोटेक्नोलॉजी का एक भाग है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो आगे चलते हैं। देखिए, दो वैज्ञानिक जिनका नाम है स्टेनले कोहन, दो वैज्ञानिक जिन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण काम किया है, स्टेनले कोहन और हर्बर्ट बॉयर। स्टेनले कोहन एंड हर्बर्ट बॉयर, इन दोनों ने, ठीक है, इन दोनों ने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, ये भी आपको याद रखना है। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था? स्टेनले कोहन और हर्बर्ट बॉयर ने बनाया था। और इन्होंने 1973 में ये काम किया था। कैसे? इन्होंने 1973 में, ठीक है, 1973 में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को, कौन सा जीन है? प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को, ठीक है, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को साल्मोनेला
एक बैक्टीरिया है साल्मोनेला, ठीक है। इसकी एक जाति है टाइफीम्यूरियम। इसकी जाति कौन सी है? टाइफीम्यूरियम। क्लियर? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड से जोड़कर इसे बनाया था, ठीक है। क्लियर? देखिए, जो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है उसका प्लाज्मिड तो वेक्टर तो वो हो गया, और प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन ये बाहरी डीएनए हो गया या जीन हो गया। तो इस प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को इन्होंने, जो बैक्टीरियल कोशिका है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, जो टाइफाइड का क्या है, रोगजनक है, के प्लाज्मिड से जोड़कर इसे बनाया। किसको? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इन्होंने बनाया था। और इन्होंने इस तरह के प्रयोग एक और बैक्टीरियल कोशिका ई कोलाई पर भी इन्होंने प्रयोग किए थे, ठीक है। इन्होंने साल्मोनेला पर तो काम किया ही था, उसके अलावा ई कोलाई पर भी प्रयोग किया था। इसलिए इन्हें डीएनए, रिकॉम्बिनेट डीएनए, ठीक है, रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी का जनक कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी का जनक कौन है? स्टेनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर। क्यों है? क्योंकि इन्होंने पहला रिकॉम्बिनेट डीएनए बनाया। कैसे बनाया? इन्होंने 1973 में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड से जोड़कर इसे बनाया था, ठीक है। अब देखिए, हमने इतनी बातें तो कर ली, लेकिन वास्तव में रिकॉम्बिनेट डीएनए बनता कैसे है ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको इस तरह से एक हल्का सा बता देता हूं, थोड़ा सा। ये क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? ये बाहरी डीएनए है, ठीक है। ये कौन सा है? फॉरेन डीएनए। और उधर वाला कौन सा है? उसको हम वेक्टर डीएनए कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर डीएनए कहते हैं, ठीक है। क्लियर? ये वेक्टर डीएनए है, या हम इसको प्लाज्मिड भी कहते हैं, प्लाज्मिड भी कहते हैं। क्लियर? ठीक है। मैं आपको एक बार रूपरेखा बता रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि वास्तव में रिकॉम्बिनेंट जो टेक्निक है वो क्या है। तो एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कौन सा? एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो इन दोनों को काट देता है। एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा? दोनों प्रकार के डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटता है। दोनों प्रकार के डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटता है, ठीक है। अब काट दिया तो ये देखिए, ये तो एक हो गया। इसी तरह से ये कट गए। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या कर दिया है? इसको काट दिया है, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ये यहाँ पर ये भी क्या कट चुका है? बिल्कुल कट चुका है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों जो है वो कट चुके हैं। किससे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इन दोनों को क्या करता है? काट देता है, ठीक है। काटने के बाद लाइगेज एंजाइम बाहरी डीएनए को प्लाज्मिड से जोड़ देता है। जो बाहरी डीएनए है, फॉरेन डीएनए, ये क्या करता है? इसको इसके साथ जोड़ देता है, ठीक है। कौन सा एंजाइम? लाइगेज एंजाइम
बाहरी डीएनए को प्लाज्मिड से जोड़ देता है। ठीक है, जोड़ देता है। क्लियर? अब जोड़ देगा तो ये संरचना यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, यहाँ बना देता हूँ, दिखाई दे रहा होगा, तो छोटा ही बना देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और स्पेस हमें मिल जाए। अब ये बन गया। अब ये क्या है? ये है रिकॉम्बिनेट डीएनए। अब ये रिकॉम्बिनेट डीएनए जो है ये होस्ट सेल में प्रवेश करेगा। ठीक है, होस्ट सेल जो है इसमें जाएगा, ये होस्ट सेल है, तो इस होस्ट सेल में इसका प्रवेश होता है। ठीक है, इसमें प्रवेश करने के बाद फिर ये कोशिका विभाजित होती है, तो डीएनए भी विभाजन करेगा, तो ये हो जाता है सेल डिवीज़न, और सेल डिवीज़न के बाद दो नई कोशिकाएं बन जाती हैं। तो अब देखिए, जो नई कोशिकाएं बनी हुई है उनमें साथ में क्या है? फॉरेन डीएनए का भी भाग होता है, यानी बाहरी डीएनए का भी भाग है और प्लाज्मिड का भी भाग है। इसलिए इन कोशिकाओं में जो डीएनए होगा वो कैसा होगा? रिकॉम्बिनेट डीएनए होता है। ठीक है, तो ये एक तरह की आउटलाइन है जो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बनाई है कि इस तरह से रिकॉम्बिनेट डीएनए का निर्माण किया जाता है। फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए दो हैं, तो फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए दोनों को एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दोनों प्रकार के जो डीएनए है उनको विशिष्ट स्थलों पर काट देता है। ये काट चुके हैं। अब जो है बाहरी डीएनए इस प्लाज्मिड के साथ संयुक्त होता है, किसकी सहायता से? लाइगेज एंजाइम की सहायता से। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम तोड़ने का काम करता है, लाइगेज एंजाइम जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेट डीएनए बन जाएगा। फिर इस डीएनए का अब एक तरह से क्या हो चुका है? होस्ट कोशिका में ट्रांसफर हो चुका है। ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया होती है, रूपांतरण की क्रिया, इससे ये ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर होने के बाद इस होस्ट कोशिका का जब विभाजन होता है तो जो इसकी संतति कोशिकाएं हैं, इन संतति कोशिकाओं में कौन सा डीएनए है? रिकॉम्बिनेट डीएनए है। ठीक है, ये रिकॉम्बिनेट डीएनए इस तरह से यहाँ पर बनाया जाता है। आगे देखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रमुख विधि कौन सी है। तो देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रमुख विधि जो है वो रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी ही है। ठीक है, पहली बात तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की पहली विधि, प्रमुख विधि कौन सी है? रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी है। अब इसमें मुख्य चरण कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले वांछित जीन की पहचान की जाती है। वांछित जीन का मतलब बाहरी जो डीएनए है उसकी पहचान की जाती है और उसको उस कोशिका से अलग किया जाता है, यानी आइसोलेट किया जाता है। पहला काम तो ये किया जाता है इस चरण में। सबसे पहले बाहरी डीएनए की पहचान की जाती है और उसके बाद उसको उस कोशिका से अलग किया जाता है। ठीक है, दूसरी, क्लोनिंग वेक्टर का सिलेक्शन किया जाता है। कौन सा प्लाज्मिड काम आएगा, कौन सी कोशिका होस्ट कोशिका के रूप में होगी, ये सब सिलेक्शन होता है दूसरे चरण में। यानी कौन सा प्लाज्मिड हमें काम में लेना है, PBr 322 लेना है, PBr 327 लेना है, कौन सा लेना है। तो इस तरह से उस प्लाज्मिड की पहचान की जाती है, सिलेक्शन किया जाता है। तीसरा काम क्या होता है? तीसरा काम ये होता है कि बाहरी डीएनए का प्लाज्मिड में ट्रांसफर कर उसके साथ उसका निवेशन किया जाता है, यानी कि वांछित जीन का क्लोनिंग वेक्टर में निवेशन किया जाता है। ये क्लोनिंग वेक्टर है, ये वांछित जीन है, तो इस वांछित जीन का क्लोनिंग वेक्टर में निवेशन यानी कि प्रवेश या उसको उसके साथ जोड़ा जाता है। फिर रिकॉम्बिनेट डीएनए का निर्माण होता है। रिकॉम्बिनेट डीएनए का होस्ट कोशिका में गुणन होता है, ये यहाँ पर गुणन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो क्लोन की गई जीन है, यानी इनके अंदर जो जीन है वो क्या है? क्लोन की गई जीन है। फिर उन जीन की पहचान की जाती है, फिर इस जीन को अन्य कोशिकाओं या जीवों में ट्रांसफर किया जाता है और वहां पर ये वांछित जीन अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेट जो डीएनए है, ये वांछित जीन जो यहाँ पर आ चुका है ये वाला, ये उन नई कोशिकाओं में या नए जीवों में अपनी अभिव्यक्ति को शो करता है। तो ये सारा प्रोसेस हम किस में देखते हैं? रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी में देखते हैं। रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो मुख्य आधार है वो क्या है? वो है इसके अंदर डीएनए क्लोनिंग। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम कल देखेंगे। थैंक यू।